मुजाहिद वल्वी आपको खुशामदीद कहता है। 48 घंटे हो गए और अरशद शरीफ का जिस तरह बहीमाना पुरस्रार सूरत में मर्डर हुआ, वो भी कीनिया में, सारी नज़रें जो हैं मीडिया की स्क्रीनों पर वहीं हैं। और अब से कुछ देर पहले यानी चंद घंटे बाद उनका जस्से खाकी जो है वो कीनिया से पाकिस्तान ले आया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हर लम्हे और घंटे में स्टोरी तब्दील होती जा रही है, वाक़यात सानियात नए रुख अख्तियार कर रहे हैं। इवन ये कि ISPR के चीफ़ को आना पड़ा वजाहतों के लिए जो इमरान खान साहब कर रहे थे। लेकिन आज एक जो सनसनीखेज़ रिपोर्ट केनियन टेलीविज़न ने तैयार की है, उसने भी बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। उसके बाद मेरे अपने मेहमानों पे आऊँगा तो यकीनी तौर पर केनियन टेलीविज़न के कॉरेस्पॉन्डेंट ने बड़े अहम सवाल उठाए हैं, और वो भी अपने मुल्क में कीनिया बड़ा बैकवर्ड समझा जाता है, बड़ा सख्त मुल्क समझा जाता है। कहते हैं जराइम और इदारे वो खुले आज़ाद हैं, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में उसमें सवाल ही सवाल हैं। इससे पहले कि मैं अपने मेहमान मतीन हैदर ब्यूरो चीफ़ के पास जाऊं, अपने रिपोर्टर आसिया कौसर के पास और दीगर मेहमान भी मेरे साथ होंगे। लेकिन ये जो तमाम सूरत हाल पर DG ISPR ने तशवीश का इजहार किया है कि सोशल मीडिया एक ऐसा खुफिया हथियार बन गया है कि जो चाहता है इसको इस्तेमाल करता है। ख़ास तौर पर मुतासिब, पड़ोसी, दुश्मन मुल्क, इदारे, एजेंसियाँ नामालूम अफराद के ज़रिए हमारे इदारों एजेंसियों पर हमले करते हैं और हर चीज़ का इल्ज़ाम बग़ैर किसी सबूत पर उन पे लगा देते हैं। देखिए, आज बड़े संजीदगी से हमारे DG ISPR ने अपने इस इशू के बारे में अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया। उससे पहले ये ख़बर तो आ ही चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जुडिशल कमीशन का भी ऐलान कर दिया है। कि अपने तौर पर DG ISPR ने इस चैप्टर को क्लोज़ करने की कोशिश की है, लेकिन यकीनी तौर पर इस पर रद्द अमल आएगा। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट इंतहाई बाखबर मतीन हैदर हमारे साथ हैं वहाँ पर, जहाँ पर इंतज़ार हो रहा है जस्से खाकी का, यानी अरशद शरीफ के घर का। वहाँ हमारी सीनियर रिपोर्टर आसिया कौसर मौजूद हैं। मैं ज़रा क्यों ना पहले आसिया कौसर के पास जाऊँ। आसिया, मरकज़ निगाह है ये घर, और अब थोड़ी देर पहले सदर मुमलिकत भी आए, सियासतदानों की आमद का सिलसिला जारी है, मीडिया का सिलसिला जारी है, ग़ालिबन कोई 1 बजे 2 बजे रात तक आए। तो इस वक्त जो मैं आपसे ये मालूम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप कल भी फॉलो करती रही होंगी, आज भी फॉलो करती रही होंगी, इस बारे में चिमगोइयाँ काफ़ी हो रही हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। सॉरी, ज़रा आसिया की लाइन ड्रॉप हो गई है। मतीन अदर, आम तौर पर हम लोग क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के लोग हैं, तो हम जब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं या गुफ्तगू करते होते हैं पर्सनैलिटी में, तो उसमें हमारे यहाँ अखलाकियात गालिब आ जाती है और उसमें एक थोड़ी सी रिक्कत तारी हो जाती है, और उसकी वजह से हक़ाइक़ पीछे चले जाते हैं। आज मैं खुद अंग्रेज़ी अखबार डॉन के एक सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जो उनसे इंतहाई करीब समझे जाते थे, आतिफ़ खान की उनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनल अंदाज में अरशद शरीफ का बायो डेटा खींचा, और ये गुफ्तगू हम इसलिए कर रहे हैं कि एक अरशद शरीफ तो शहीद हो गया, लेकिन जो हमारे एक जो नौखेज़ सहाफ़ियों की ब्रिगेड है, और जो ये नहीं समझ रही कि ये मामलात कितने हसास होते हैं, वो जब TV पे आते हैं, जब वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, और मैं अफसोस मुझे करना पड़ता है जब वो कहते हैं जी पुलिस ने हमें नंगा करके मारा, हमारे साथ ये बदसलूकी हुई, हमें ये किया गया। आप और हम लोग जिस रिवायत के लोग हैं, सहाफ़ियों की क्रेडिबिलिटी होती थी, उनका कहा, उनका लहा, उसका एतबार होता था। तो ये, और आज आपने देखा भी, ये थोड़ी देर पहले जो केनियन चैनल ने रिपोर्ट बनाई बड़ी प्रोफेशनल अंदाज में। मेरा अभी भी ये सवाल ये है कि ख़ुद इमरान खान का में भी बयान सुनकर ये हैरत हुई, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैंने कहा मुल्क से चले जाओ। तो इमरान खान अगर अपने एक हामी सहाफ़ी को प्रोटेक्शन पाकिस्तान में नहीं दे सकते, तो फिर कैसे वो एक मार्च चलाएंगे, कैसे अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? इस तरह तो नहीं होता ना। मतीन हैदर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये आज जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है पेशावर में, ये ख़ुद बहुत सवालात को जन्म देता है। और बिल्कुल बजा तौर पे आपने ये कहा कि अगर उन्हें ये इतराफ़ किया है कि वो उन्होंने उनके कहने के ऊपर वो गए हैं और उन्हें बाकायदा प्रोटेक्शन दी गई, तो जनाब यारी प्रोटेक्शन तो फिर उन्हें KPK में भी दी जा सकती थी, प्रोटेक्शन उन्हें गिलगित बल्तिस्तान में भी दी जा सकती थी, प्रोटेक्शन उन्हें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी दी जा सकती थी। और KPK के अंदर हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, गेस्ट हाउसेज हैं, सब चीज़ें, वहाँ पे उनको स्कॉट दिया जा सकता था। तो आज जिस जुडिशल कमीशन का ऐलान किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, उस कमीशन के सामने, ताकि तमाम शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो, उसमें इमरान खान साहब को भी खुद पेश होना चाहिए और वो तमाम तर स्टेटमेंट्स वो उसके सामने रखें, जो उनकी कन्वर्सेशन होती थी, जो मैसेजिंग होती थी, तमाम तर चीज़ें, ताकि तहकीकात एक अच्छे अंदाज में तेज़ तर रुख में आगे हो सके। और बिल्कुल DGISPR का स्टेटमेंट जो है वो भी इंतहाई अहम है कि उन अवामिल की भी तहकीकात होनी चाहिए, उन हालात व वाक़ियात की भी तहकीकात साथ रहिएगा। मतीन, आप हमारे साथ रहिएगा। मतीन, जरा मैं आपने खुद आगे बात, बड़ी बुनियादी बात कही कि आखिर इमरान खान अपने सूबे में प्रोटेक्शन क्या नहीं दिला सकते थे सहाफ़ी को? क्या गवर्नर हाउस में, CM हाउस में नहीं दे सकते थे अगर इतना ही जान का ख़तरा था? भेजा भी दुबई। और इमरान खान साहब इंटरनेशनल आदमी हैं, वो बेचारा दुबई से यानी मजबूर हुआ कि कीनिया जैसे मुल्क में जाके पनाह ले। ये भी सवाल उठता है। मेरे साथ बैरिस्टर शोएब रज़ाक मौजूद हैं। बैरिस्टर, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, सवालात नए आते जा रहे हैं और ये बड़ा आसान है कि आप फ़ौज पे मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दें, हुकूमत पे इल्ज़ाम ठहरा दें, अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करें। तो अगर जितने पुरजोश होकर, अव्वल तो मैं सॉरी टू से अल्लाह उनके जवाहर रहमत में देगा, मैं दीगर सहाफ़ियों में कहना चाहता हूँ, हमारे जो सहाफ़ी हैं वो अपने प्रोफेशनलिज्म से हटकर जो है वो रेड लाइन क्रॉस करके जो है पार्टियों के तर्जुमान बन जाते हैं, जो नहीं बनना चाहिए उनको। ये इस केस में भी है कि अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना ही क्यों पड़ा? अगर ऐसे ही था तो वो पेशावर में चले जाते। पेशावर से कहते दुबई में गए तो उन्होंने कहा दुबई से वापस आ जाओ। मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किल बात थी कि उनको लंदन या दीगर का मिल जाता। और अब जो इन्वेस्टिगेशन तो इसकी होनी नहीं है, कोई वाकया कीनिया में और उनके साथ ही वो सॉरी टू से दफन हो जाएगा। देखिए बरेली साहब, अरशद शरीफ के साथ मेरा ताल्लुक 25 साल से ज्यादा का है और मैं उसके लीगल अफेयर्स को तकरीबन 10-15 साल से हैंडल कर रहा हूँ। अरशद शरीफ पे 13 से ज्यादा FIR कटाई गई थी और मुल्क के तूल अर्ज में कटाई गई थी और उसके ऊपर ये बहुत ही मुश्किल वक्त था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें एक रिलीफ दिया था कि जनाब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आपको कोई बंदा अरेस्ट नहीं करेगा। टाइम मुश्किल था। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि जर्नलिस्ट को अपनी ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रल कॉन्सेप्ट को बालाए ताक नहीं रखना चाहिए, लेकिन हालात मुश्किल थे। हालात मुश्किल थे। डिसीजन में समझता हूँ कि ये गलत था कि आपको यू नीड टू लीव द कंट्री, लेकिन हालात बहुत मुश्किल थे। लेकिन जब आप हालात मुश्किल होते हैं तो कमजोर लम्हों पे आप कमजोर डिसीजन भी कर जाते हैं। तो उसमें ये हुआ कि जब ये दुबई चले गए, अभी हर बंदा उनको कह रहा है कि जी मैंने उनको भेजा, फिर मैंने फैसिलिटेट किया। यकीन करें कि उस वक्त जब ही वाज आस्क्ड टू लीव दुबई तो हमारे पास एज ए कॉमन पाकिस्तानी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी। कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी कि हम किधर जाएं। आपके पास इमिग्रेशन ऑफिसर्स ऑफ UAE गवर्नमेंट आ रहे हैं कि जी यू नीड टू लीव द कंट्री। अब वो किस प्रेशर पे उनको कहा गया कि वो आपको होटल में विजिट कर रहे हैं, और उसके उसी दिन मुझसे बात हुई कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। He had to go to Kenya because वहां वीजे की जरूरत नहीं थी। एक और मैं आपको बात बताऊं कि उसके वीजा केनिया का भी एक्सपायर हो रहा था, क्योंकि केनिया ऑन अराइवल उसका वीजा था, उसकी PC एक्सटेंशन भी खत्म हो रही थी। और मेरी उनसे 2 दिन पहले बात हुई जिसमें उन्होंने मुझे कहा
कि शुएब भाई आई वांट टू कम बैक, जी आई वांट टू कम बैक, आप हाई कोर्ट में रिट डालें प्रोटेक्टिव बेल की। लेकिन वो बदकिस्मती से जो प्रोटेक्टिव बेल मैंने मंडे को डालनी थी, उसकी बजाय मुझे उनकी डेड बॉडी की और ये बैरिस्टर साहब यही तो मैं आपसे कह रहा था कि क्या पेशावर और मुजफ्फराबाद और गिलगित जो है वो कीनिया से ज़्यादा महफूज इलाका था? सॉरी टू से मैं आपसे आगे बढ़ूंगा, इससे पहले आसिया हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ पर रिशाद शरीफ के घर। आसिया, यहाँ क्या सूरत हाल है और ख़ास तौर पर लोग क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या अफवाहें हैं? आज रात तो उनको आना है। आसिया जी बिल्कुल, आज कहा यह जा रहा है कि इतलात के मुताबिक आज रात को जो है वो उनकी डेड बॉडी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है वो पहुंचा दी जाएगी और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खुद उनकी डेड बॉडी जो है वो रिसीव करने जाएंगे। यहाँ की मैं आपको सूरत हाल बताऊँ तो यकीनी तौर पर बड़ा सोगवार माहौल है, जैसे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई क़यामत इस घर पर टूटी है और इर्द गिर्द के माहौल और सियासी जमातों के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है, ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है। साथ ही साथ अगर हम सहाफ़ती तंजीमों की बात करें तो उन सहाफ़ती तंजीमें भी जो है वो मुसलसल उनकी आमदरफ्त का सिलसिला भी जारी है और ताज़ियत जो है वो की जा रही है। लेकिन इस गम का अजाला यकीनी तौर पर ना तो कोई सियासी रहनुमा कर सकता है और ना ही कोई सहाफ़ती तंजीम शायद इस गम का अजाला कर सकती है। तमाम लोग जो हैं वो ये आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को किसी तरह से हाईलाइट किया जाए और जो भी अफराद इसके पीछे हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसी तगोदो में जो है वह इस वक्त तमाम सहाफ़ती तंजीमें भी लगी हुई हैं और जो सियासी लेकिन एक बात है, सॉरी आसिया, सहाफ़ती तंजीमों ने क्या करा? आपकी सहाफ़ती तंजीमों ने क्या करा? उस इदारे ने क्या करा जिसके उनके वो मुलाजिम थे? उन्होंने उनको डिसोन किया। आपकी PFUJ और ज़रा सी बात पे आप जो है हुकूमतों के कहने पे जलसे जुलूस धरने निकालते हैं। मैंने तो कोई गैर मामूली तौर पर बयानों के अलावा आपकी तंजीमों का कोई किरदार ही नहीं देखा 48 घंटे से। यहाँ पर मेरे ख्याल में शायद वो 100 या 200 की तादाद में जमा भी नहीं हुए। जी बिल्कुल मुजाहिद बरेलवी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि शायद जो किरदार हमें अदा करना चाहिए था वो हम लोग शायद अदा नहीं कर पाए। नो डाउट कि सिर्फ जो है वो बयानात तक और प्रेस क्लब का परचम जो है वो सरनगू करने तक शायद ये बातें महदूद रह जाएंगी। हमें एहतजाजी मुजाहरे यकीनी तौर पर करने चाहिए थे क्योंकि ये जो है वो कत्ल सिर्फ अरशद शरीफ का नहीं है बल्कि एक सहाफ़ी का कत्ल है और मैं ये समझती हूँ कि सहाफ़ी का कत्ल जो है ये इस वक्त जो हमला किया गया, ये सहाफ़त पर हमला किया गया, तो हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए था, एहतजाजी मुजाहरे भी करने चाहिए थे। लेकिन जहां हमें सहाफ़ती तंजीमें नाकाम नज़र आ रही हैं वहीं पर हमें सियासी रहनुमा भी जो है वो सिर्फ बयानबाजियों तक ही महदूद नज़र आ रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, सब ने ताज़ियत भी की है। लेकिन शायद जो किरदार हम लोगों को अदा करना चाहिए था और स्पेशली PTI को जो किरदार अदा करना चाहिए था, मुझे लग रहा है कि शायद वो नहीं कर सकी। लेकिन ये है कि ताज़ियत का सिलसिला जारी है, तांता एक बंधा हुआ है और एक स्टोव का। हमारे साथ रहिएगा। मतीन महकल में आप जरा बैरिस्टर साहब से ज़्यादा बेहतर तरीके से यानी अल्फाज के साथ ये सवाल कर सकते हैं, ख़ासतौर पर जैसे इमरान खान का ये बयान कि जनाब मैंने कहा निकल जाओ, दुबई चले जाओ, मतलब इसके मैंने हर एक से कहेंगे निकल जाओ भाई, अपनी पार्टी के रहनुमाओं से निकल जाओ, उनसे ज़्यादा सख्त बोलते हैं। आदम सवाती को भी निकलवा देते। मैं रोल एक छोटा सा मैंने एक बात करनी है जी कि मैं कल तकरीबन हर चैनल पे था और मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट भी की अपनी सहाफ़ती तंजीमों को और साथ बहुत सारे एंकर पर्सन को भी कि सुबह हाई कोर्ट में मैटर लगा हुआ है, हमने जुडिशल कमीशन के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है और हाई कोर्ट के सामने मुझे कोई मोरल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरा तो ये कोई केस तो नहीं है ना, मेरा तो भाई था, वो मेरा कोई ये काम नहीं था कि मैं कोई केस लेके गया हुआ था। दिस वाज ए पर्सनल मैटर टू मी। आप यकीन करें कि चीफ साहब आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उनकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में हो गई है। टेक्निकली वो कोई मैटर सुन नहीं सकते, उन्होंने अपनी पूरी लिस्ट कैंसिल कर दी, सिर्फ मेरा केस लगाया हुआ। लेकिन बरेली साहब, आपको ये बात कहा कि बड़ी हैरत हुई होगी कि वहां मैं सिर्फ अकेला था। आपकी सहाफ़ती तंजीमें, आपके एंकर पर्सन, कोई बंदा डिस्पाइट माई रिपीटेड रिक्वेस्ट कि यार भाई मेरे लिए नहीं करो, ये तुम्हारा भाई था, मेरा तो उसके साथ ताल्लुक था ना, सहाफ़ती था। किसी वकील के साथ कोई बात होती है तो हम वकील उसके साथ खड़े होते हैं। यकीन करें हाई कोर्ट में कैमरामैन सारे थे, वो मैं हमारे शॉट ले जा रहे थे, लेकिन जिन जिन बंदों को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप एक जुडिशल कमीशन की हमें दरख्वास्त दी हुई है, जुडिशल कमीशन हमें एक स्ट्रॉन्ग चाहिए,
और ऐसा जुडिशियल कमीशन चाहिए जिसके पास ये भी मैंडेट हो कि अपनी रिपोर्ट को बैरिस्टर आपने बड़ा अहम बात कही, और मैंने तो यानी मैं ये सोच रहा था कि हमारे दोस्त ही नाराज होंगे, लेकिन आपने इस बात की तस्दीक की कि ना कोई सहाफ़ी, ना कोई एंकर, ना कोई पार्टी के हामी, और सिवाय उनकी कोशिश होती है कि कैमरे के सामने जो है या अखबारों में अपना बयान दे दें। हमारे साथ रहिएगा, मतीन हैदर ब्यूरो चीफ और आसिया हमारे साथ हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सेनेटर अनवर बेग साहब से ही मालूम करूँ, मगर एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुश आमदीद कहता है। बैरिस्टर हमारे साथ हैं और मतीन हैदर ब्यूरो चीफ, और कोशिश कर रहा हूं कि PTI के किसी अहम रहनुमा से ये बहरहाल सवाल किया जा सकता है कि एक सहाफ़ी जो उनके लिए तन मन धन से 48 घंटे से इदारों से पार्टियों से लड़ रहा था, उसके लिए यानी और कोई पनाहगाह नहीं मिली, और वो भी कीनिया। क्या वो बेहतर था कीनिया में? क्या पेशावर और गिलगित वहाँ नहीं था, वो दे सकते थे अपने गवर्नर हाउसों में, अपने CM हाउस में? खैर इसके मतीन हैदर ये जो देखें वो आ जाएंगे, तदफीन हो जाएगी। और आज अफसोसनाक खबर ये भी बता दिया आसिया ने भी और बैरिस्टर ने भी कि उनके घर पर और इवन ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमारे दो सहबाब नहीं पहुँचे। तो ये अफसोसनाक अमर है, और ये डिस्कस इसलिए होना चाहिए कि हम लोग जो एक सो कॉल्ड मॉरलिटी में पड़ जाते हैं कि इस बात से लोगों को नुकसान हुआ। आज DG ISPR आए, उन्होंने वादे तौर पर ये कहा हम हर इल्ज़ाम लगा देते हैं एजेंसियों का हाथ है। एक ज़माने में हम लोग बड़ा सुनते थे, बाद में दिल्ली में बम फटे तो हमने करा, और कराची में हो तो उन्होंने करा, फिर बहुत अरसे बाद क्लियर हुआ कि पता नहीं कौन कौन इसमें मुलव्विस थे। तो ये जो एक परसेप्शन हमारे यहाँ बन गया है, और उन लोगों पर हम जिम्मेदारी नहीं डालते कि जिनकी वो लॉयल्टी करते थे। यानी अरशद शरीफ लॉयल थे अपने इदारे से, अरशद शरीफ लॉयल थे PTI से, और बहुत ज़्यादा लॉयल थे। हमने भी पार्टी को हिमायत की है। तो इस वक्त जो है हम सवाल करें इमरान खान से, हम सवाल करें उस इदारे से। मतीन, क्या आपने एक सहाफ़ी को इस तरह छोड़ दिया? आप सवाल कर रहे हैं इमरान खान साहब से। जी बिल्कुल, ये इंतहाई दुख, अफसोस और काबिल मजम्मत बात है कि जिस तरह बैरिस्टर साहब के बहुत दिल को टच करने वाले अल्फाज हैं कि वो दोस्त, वो साथी, वो कॉमरेड बैरून मुल्क में दियारे गैर में बेयारो मददगार मारा गया। बहुत इन्होंने टचिंग अल्फाज दिए हैं। यकीन कीजिए कि इससे दिल खून के आंसू रोता है, और किसी ने उनकी मदद नहीं की। इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें, इतना बड़ा उनका मीडिया हाउस, और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम में उनके गेस्ट आते थे, एक्सपर्ट्स आते थे, उनकी नेटवर्किंग थी फ़ौज के लोगों के साथ, सिविल गवर्नमेंट में, पॉलिटिकल लीडर्स और ब्यूरोक्रेसी, और जिस शोबे का नाम लें वहाँ की बड़ी बड़ी शख्सियात से उनके राब्ते थे। और आपके नुक्ते की बरेलवी साहब बिल्कुल तायद करूँगा कि इमरान खान साहब के लिए कतन मुश्किल नहीं था कि 12-14 घंटों में उनके लिए ब्रिटिश वीज़ा आ सकता था, जर्मन वीज़ा आ सकता था, यूरोपियन वीज़ा आ सकता था। PTI का बहुत बड़ा नेटवर्क है बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में। तो लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। अगर उनकी जान को ख़तरात थे तो पाकिस्तान में हमने नहीं देखा कि कोई बड़ी सहाफ़ती तंजीम PFUJ उनके साथ इज़हारे यकजहती के लिए प्रेस क्लब के बाहर कोई रैली हुई हो, कोई मुजाहरा हुआ हो, कोई कंडेमिनेशन का स्टेटमेंट हुआ हो, चूँकि सब डर दुबक के बैठ चुके थे। नहीं मतीन, ऐसा नहीं है मतीन हैदर। जब सब मतीन हैदर करेंगे मतीन, मेरे ख्याल है पता नहीं आप 70 की दहाई में आ चुके थे। 77 में जब भुट्टो का दौर था, ज़िया-उल-हक का दौर था, यानी मैं भी उस वक्त जब जेल गया तो उससे एक दिन पहले सहाफ़ियों के कोड़े तक मारे गए थे। कोड़े, एक साल 2 साल कैद मशक्कत हो रही थी निसार उस्मानी जैसे पहले प्लेयर के लिए। ज़िया-उल-हक से ज़्यादा कोई खौफ दहशत का माहौल था जब फांसियाँ दी जा रही थी, खुदसोदी हो रही थी। क्या आज मैं ये कहूँ कि ये ज़िया-उल-हक से ज़्यादा बदतर दौर है? सॉरी टू से ये इस तरह का बयान या एक मज़ाक खेज़ कहलाया जाएगा। आज हम लाइव बैठकर जो चाहे कर रहे होते हैं,
आज हमें ये जो उस ज़माने में भी लोग चले जाते थे लंदन और वीज़ा, आज कोई ऐसा मसला नहीं था, इसलिए सवाल उठ रहा है। मैं अपने दोस्तों और साथियों को मैं मतीन बैरिस्टर ये कह रहा हूँ कि आप जैसे लोग हैं जो बड़े बड़े पता नहीं कौन कौन वकील उनके साथ हैं जो हमारी आपकी तहरीक इंसाफ के साथ, सहाफ़ी के साथ हैं, लेकिन इसलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि मैं बेबस महसूस कर रहा हूँ अपने और ऐसे और मुझे रहम आ रहा है उन सहाफ़ियों पर और हामियों पर जो अगर इमरान खान के बयानिए के साथ इस तरह है कि उनकी ज़िंदगी महफूज नहीं और जाएँ वो कीनिया में जाके पनाह लें, जो सॉरी टू से दुनिया का बदतरीन जो है गैर महफूज मुल्क है। बैरिस्टर जी बिल्कुल ऐसी बात की आमाजगाह है, बिल्कुल जी जी ऐसी बात है, मिसकैलकुलेशन हुई, लेकिन साथ साथ ये भी हुआ कि हमें एज ए मतलब मैं इंडिविजुअल एज ए बात कर रहा हूँ कि कोई हेल्प नहीं हुई और आपकी बात ठीक है, इट कुड हैव बीन इजीली अरेंज्ड। दूसरा वो बंदा इंटेग्रिटी वाला, बरेलवी साहब बड़ी इंटेग्रिटी वाला बंदा था, उसने दिया ही लोगों को, उससे लिया कभी कुछ नहीं, उसके अंदर आदत ही नहीं थी किसी को रिक्वेस्ट करने की। अब आखिरी की बात मेरी उससे हुई कि शुएब भाई आई वांट टू कम बैक, ठीक है, हम उसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वजह ये हो रही है कि वो आप जब आउट ऑफ साइट होते हैं तो आप आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं, ये हकीकत थी। अरशद किन हालात में था, उसके दोस्तों से राब्ते थे और हमें भी एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे कि इस हद तक का बड़ा हादसा हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर के जो प्रोसेस है कि उसको वीजा नहीं मिल रहा या उसको क्या गाइड किया जा रहा था, किस किस्म का उसको लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। और मैंने यही बात की, आज DGISPR ने भी यही बात की, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा था कि जुडिशियल कमीशन बने और उसकी ओपन हियरिंग हो एंड लेट ऑल द स्टेक होल्डर्स मेक ए स्टेटमेंट कि क्या हुआ। बरेलवी साहब वो चला गया, मैं और आप उसकी बहुत सारी बातों से डिसएग्री करते हैं एज ए इंडिविजुअल भी, एज ए साथी भी, लेकिन अब ये अगर इकदाम ये अगर सानिया हो गया है तो इसके मंतकी अंजाम तक तो हमने लेके जाना है ना, हमने ये तो फाइंड आउट करना है कि वो कौन से मोहरिकात थे। नहीं उसके लिए बैरिस्टर साहब मेरे जहन में, मैं भी एक सहाफ़ी की हैसियत से थोड़ा बहुत मतीन हैदर जानते हैं, हमने बड़े 40 साल दहाइयाँ गुजारी हैं, 10-10 साल सड़कों पे घूमे हैं, जेलों थाना कचहरियाँ सब देखी हैं, इसलिए ये बात मेरी समझ से कासिर है कि उस ज़माने में भी हम एहतमाम करते थे अपने दोस्तों को भले काबुल के रास्ते बाहर भिजवा दें, लंदन भिजवा लें, आपको याद है शायद महमूद नदीम हुए और पता नहीं क्या मैं कितनों जौहर मीर हुए और पता नहीं मैं नाम कितने गिनाऊं, अब्बास अतहर हुए, बेशुमार लोग थे। लेकिन इसीलिए मुझे सवाल उठ रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां अगर सहाफ़ियों को इस्तेमाल करती हैं अपने मकासद के लिए और हम इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर सवाल ये उठेगा या तो हम इस बड़े उसमें जोम में आ जाते हैं कि हम इमरान खान के साथ बैठे हैं, हम बिलावल के साथ बैठे हैं, हम शरीफों से करीब हैं, फ़ख्र करते हैं इस बात पर और अपनी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी तक को भी ख़त्म कर देते हैं। ये सोचना पड़ेगा, इसीलिए मेरा सवाल ये है कि और कोई जगह नहीं थी कि दुबई से उन्हें, और ये भी अपनी जगह सवाल है कि क्या दुबई पर इतना प्रेशर था कि इसको निकालो और दुबई के बाद वो कहीं नहीं जा सकता था। ये मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि इसके साथ बहुत सारे सवाल आएंगे कि फिर भेजा कीनिया किस तरह गया या गया किस तरीके से। किसी बरेली साहब किसी न किसी जगह तो अरशद ने कुछ खुद भी चॉइस की होगी ना। देखे ना, मैंने कहा कि ये जो हम आज क्लेम कर रहे हैं ना कि ही वाज इन टच विद एवरीवन। और सर ये बताइए कोई वाकई उनका कोई भाई था जो वो कह रहे हैं कि कोई भाई था? कोई भाई नहीं था बरेली साहब, कोई भाई नहीं था। एक उसका भाई था मेजर डॉक्टर जो शहीद हो गया था जिस दिन उसके वालिद हुए थे, एक ही भाई था। घर में कोई नहीं था, बच्चे हैं, उसकी बूढ़ी माँ है, एक बीवी है और एक बहन भी है उसके घर में। ठीक है, वो एक ही बंदा था, एक ही मर्द था, बाकी सारे बच्चे हैं। ठीक है, मैं हर 2 घंटे के बाद घर जाता हूँ ना तो बुरी हालत हो जाती है बच्चों को देख के। तो फिर नहीं, अगर ये सवाल ये है कि अरशद शरीफ जैसे हाई प्रोफाइल जो हफ्ते में शायद 2 बार इमरान खान का इंटरव्यू लिया करते थे, तो मतीन हैदर फिर ये सवाल होगा कि ये जो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, ये जो हमारे सहाफ़ी हैं और ये जो एंकर हैं जो हम लोग में खुद बड़ा समझते हैं कि हम हुकूमतों को गिराते हैं, हुकूमतों को बनाते हैं, तो आज इन सब की जो पार्टियाँ बन गए हैं, जो तर्जुमान बन गए हैं, उनको भी वो भी एक सवालिया निशान बन गया है उनकी सोच पर, उनकी इंटेग्रिटी पर
और उनके प्रोफेशनलिज्म पर। मतीन हैदर, ये भी तो है ना? जी बिल्कुल, उनके प्रोफेशनलिज्म के ऊपर ये बिल्कुल एक सवालिया निशान बन गया है। और मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, प्रेस क्लब हो, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, हमें किसी किस्म की सहाफ़ियों की इन बड़ी तंजीमों की जानिब से महज वक्ती स्टेटमेंट्स के अलावा कोई बड़ा मुजाहरा कोई, और इसमें बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब की बात को देख लें कि उन्होंने कहा कि उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था डिस्पाइट उन्होंने मैसेजेस किए। तो ये जिसे कहते हैं सितम ज़रीफ़ी ये ज़माना है कि जब बंदा हयात था, जब वो एंकर था तो उसका टीवी नेटवर्क भी उसके साथ था, बड़े बड़े एंकर्स भी साथ उसके आते थे। कहाँ गए वो मोहम्मद मालिक और उसके तमाम कॉमरेड्स जो उसके राइट लेफ्ट उसके गुण गाते थे, वो तमाम लोग कहाँ चले गए? तो ये बिल्कुल बैरिस्टर साहब की बात से भी और आपके नुक्ते से भी इत्तफाक करता हूँ कि बड़ी बड़ी सहाफ़ती तंजीमों को करना चाहिए था। और अब इस जुडिशल कमीशन के सामने बैरिस्टर साहब इन तमाम सहाफ़ती तंजीमों को भी पेश होना है, इमरान खान को भी पेश होना है, तमाम स्टेक होल्डर्स को पेश होना है, गवर्नमेंट को पेश होना है, वज़ीर दाखिला को पेश होना है कि क्यों और क्या वजह थी कि उसके ऊपर 14 मतीन साहब, आप भी माशाल्लाह इतने सीनियर होते हुए, और बैरिस्टर साहब ने भी दिन लगाए। मेरा ख्याल में कोई कह रहा था कि एक सेक्रेटेरिएट जो है में फाइलें दीमकें खा चुकी होगी हज़ारों की, जिसमें ये कमीशन बने होंगे। इसका भी शायद ये हमारी गुफ्तगू बैरिस्टर से जारी थी और मतीन हैदर से कि ये एक इशू ऐसा है कि पेंडोरा बॉक्स अभी खुला है, सवालात के जवाब देने हैं कि इदारों ने क्या किया, यानी हमारे इदारों का मतलब मेरा है जिनमें हम लोग काम करते हैं, खुद सहाफ़ती यूनियनों ने क्या किया, और वो पार्टी जो इसकी सबसे बड़ी पुष्पनाह पे थी उसने क्या किया। इन सब का जवाब लेना है। अल्लाह ताला उनको लाए, जस्से खाकी को उन्हें जवार रहमत में जगह दे। इससे ज़्यादा हम क्या दुआ कर सकते हैं।